नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा। आज मुद्दा में बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों की, कैसे इन पर लगाम लगे, इस सवाल के जवाब को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश का शायद ही जिला ऐसा कोई बचा होगा जहां इस वक्त बांग्लादेशी घुसपैठिए ना रह रहे हों। अकेले लखनऊ में इनकी संख्या हजारों में है। हाल ही में आगरा में गिरफ्तार किए गए 90 बांग्लादेशी इस बात की ताकीद कराते हैं कि प्रदेश में इनकी तादाद किस तरह बढ़ रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू करने का आदेश आला अधिकारियों को दिया है। प्रदेश के गृह विभाग में हालांकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू किया है, लेकिन ऐसा अभियान पहली बार नहीं शुरू किया गया है। 18 साल में प्रदेश में कई बार ऐसे अभियान शुरू किए गए हैं जो कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। इस बाबत प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ का अभियान वर्ष 2008 में मायावती की सरकार ने शुरू किया था। उस वक्त प्रदेश में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के चिन्हीकरण और उन्हें गिरफ्तार करने का काम शुरू किया गया था। लेकिन 2012 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस अभियान को विराम दे दिया गया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू करने के आदेश आला अधिकारियों को दिए हैं। वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बांग्लादेशियों की निशानदेही पर कार्रवाई में अब प्रदेश की लाखों की संख्या में उनकी उपस्थिति की जानकारी मिली है। सूत्रों का कहना है कि 15 साल में उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में 3 गुना तक का इजाफा हो गया है। प्रदेश का कोई भी जिला, शहर या कस्बा ऐसा नहीं है जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए न रह रहे हों। लखनऊ जोन के पुलिस महानिदेशक तरुण गाबा के मुताबिक लखनऊ और उसके रेंज में आने वाले सभी जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सघन कार्रवाई जारी है। चिन्हीकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्नाव में हाल ही में कुछ बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। इनको फर्जी तरीके से मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड उपलब्ध कराने वाले एक सभासद को भी गिरफ्तार किया गया है। तो क्या यूपी के हर जिले में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? क्या अवैध घुसपैठियों की संख्या इतनी है कि अब इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है? और क्या ये आंकड़े 15 साल में जो संख्या 3 गुना से अधिक का इजाफा होने का बताया जा रहा है, इसमें कितनी वास्तविकता है? ऑपरेशन क्लीन से क्या वाकई यह क्लीन हो पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा की हम स्ट्रेट अवे शुरुआत करते हैं। हमारे दोनों खास मेहमान शिव कुमार दुबे साहब समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता और सूर्य मैथिल साहब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैथिल साहब आपके साथ करते हैं। ऑपरेशन क्लीन आप ही की पार्टी चला रही है, योगी सरकार उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला मूल सवाल, जब आप किसी को घुसपैठिया कहते हैं, खास तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठिया कहते हैं, उनके पास से मतदाता पहचान पत्र भी निकलता है, आधार कार्ड भी निकलता है, जो भारतवर्ष के ही किसी राज्य, चाहे आसामी क्यों ना हो, उसका होता है, फिर आप उसे कैसे घुसपैठिया कह सकते हैं? मेरा सबसे पहला सवाल। धन्यवाद कुणाल जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। पर आपने जो प्रश्न उठाया, उस प्रश्न का मैं ऐसा कहूं कि इसमें एड ऑन करने की आवश्यकता है कि घुसपैठिया अर्थ क्या है। घुसपैठिया अर्थ है जो भारत का मूल निवासी नहीं है, विदेशी धरती पे जन्म लेने के बाद वो भारत के अंदर बिगर आधिकारिक पेपरों के, कागजों के, दस्तावेजों के घुसपैठ करता है और उसके बाद वो यहाँ रहकर यहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनवा लेता है। अब ये जो विषय है, ये विषय बहुत ही विकराल विषय है। भारत आज से नहीं, पिछले स्वतंत्र भारत के इतिहास के बाद, स्वतंत्र जब हुआ है भारत, उसके बाद से ही ये परेशानियां झेल रहा है। और इसका जो उपाय है, वो उपाय अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए सिटीजन अमेंडमेंट के बाद हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बाद हुआ है कि उसमें दस्तावेज के रूप में ना तो अब वोटर आईडी कार्ड कंसीडर होगा, ना ही आधार कार्ड कंसीडर होगा, ना वोटर आईडी कार्ड होगा, या तो जन्म प्रमाण पत्र कंसीडर होगा या आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के जो कागज हैं, जैसे कि पुराने समय के कागज, जैसे खतरा है, खतौनी है,
और आपका पहले कहीं कोई प्रॉपर्टी ले रखी हो, आपके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, आपके नाना नानी का डेथ सर्टिफिकेट, दादा दादी का, मतलब एक पारिवारिक वंशवेल जो है उसको प्रूफ करने के बाद ही आप ये तय हो पाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं। अमूमन जो घुसपैठिए होते हैं वो घुसपैठिए चुपचाप बांग्लादेशी सीमा क्रॉस करके भारत में घुसते हैं बंगाल के रास्ते, और वो धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और वो यहाँ आते हैं और यहाँ के कुछ देशद्रोही गद्दार पार्टियों के नेता उनको अपना वोट बैंक बनाकर आधार कार्ड बनवा लेते हैं, वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने वोट हमें देना। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तो सर ब्यूरोक्रेट्स के देखरेख में भी बनाया जाता होगा, उसमें विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी होंगे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए कुमार जी, आप पहले तो एक बात ये समझिए कि जब आधार कार्ड चाहिए होता है तो आधार कार्ड के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन के रूप में केवल और केवल एक प्रूफ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और वो होता है किसी भी निर्वाचित व्यक्ति का लिखित प्रमाण पत्र कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, ये यहाँ इतने सालों से रहता है। उसके आधार पर आधार कार्ड बन जाता है, और एक बार आधार कार्ड बन गया तो फिर वोटर आईडी कार्ड बनना बहुत आसान है। आप ये समझिए कि यहाँ पर अधिकारियों की मिलीभगत बहुत ही, मैं ये कहूँ कि बहुत कम परसेंटेज में है, लेकिन असलियत में जो मिलीभगत है वो नेताओं की है। वो नेता जो इनको वोट बैंक बनाकर समझते हैं, अपने लेटर पैड का गलत उपयोग करते, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो पंचायत का सरपंच हो, चाहे वो नगर पालिका का पार्षद हो, चाहे वो नगर निगम का पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। ये वो लोग हैं जो कि इनको परिचय देते हैं। आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी के ही एक नेता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको तो अभी जेल भी हुई है ना गलत कागज प्रोड्यूस करने के रूप में, और साथ में जो है आपका कागज गलत लोगों को अपने लेटर हेड पर स्वीकृति देने के रूप में। तो ये जो संविधान ने इनको शक्तियां दे रखी हैं, इसका गलत उपयोग करके ये भारत को ही दीमक की तरह चाटने में लगे। ठीक है। लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों ऑपरेशन क्लीन में लगे हुए हैं, और ये स्वतंत्र भारत का सबसे विकराल समस्या है घुसपैठ। ठीक है। देश को धर्मशाला बना रखा है इन लोगों ने वोट बैंक के नाम। ठीक है मैथिल साहब। शिव कुमार दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। दुबे साहब, आप मैथिल साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी लगता है उत्तर प्रदेश उस समस्या से जूझ रहा है जिसके बारे में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है? आपकी राय क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मेरा पूरा देश, लगभग पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं, जिसमें रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं और भी हैं। आप सोचिए, जिस देश में 2 करोड़ लोग ऐसे जो हों, जो इलीगल तरीके से आते हों, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आखिरकार वो कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं। देखिए, मैं यहाँ राजनीतिक तो उसको नहीं घुमाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बार इस बात को बड़ी गंभीरता से उठाया था कि आखिरकार बॉर्डर क्रॉस कैसे होता है। बॉर्डर पे तो कोई पुलिस वाला नहीं है, बॉर्डर पे तो कोई सिविलियन नहीं बैठा है, अब वो कैसे क्रॉस होता है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर उसमें जो लोग दोषी हैं, चाहे वो किसी भी फोर्स के हों, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। आखिरकार क्यों पैसे के लालच में ये लोग ऐसा करा रहे हैं? देखिए, 5 उंगली बराबर नहीं है, लेकिन जो उंगलियां खराब हैं उनको तो सही करना पड़ेगा, नहीं तो ये आए दिन की समस्या रहेगी। और उसका ही नतीजा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो। दिल्ली में कम से कम 20 लाख घुसपैठिए, 20 लाख। आप विचार करिए, उसमें से 1000 रिपोर्ट किए गए। भैया 20 लाख और कहाँ 1000? इसमें क्या होने वाला है ये तो पता ही, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा हो गया है कि उसको पता ही नहीं चलेगा। अरे भारत सरकार जब इस पे एक्शन ले रही है तो ऐसा एक्शन हो कि जो पता चले देश और दुनिया को कि भाई नहीं, हिंदुस्तान की सरकार ने एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है, हमारी भी अपनी परिस्थितियां हैं, हम कैसे दूसरे लोगों को जेल पाएंगे। लेकिन सरकार चिर निद्रा में सोई है। कहीं ना कहीं सरकार की ये ढिलाई है, कहीं ना कहीं सरकार में ये कमी है
ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आपको जनता ने क्यों बिठाया था? आपसे जनता ने बहुत उम्मीदें की थी ना, तो 10 साल में वे उम्मीदें कहाँ फल फूल रही हैं? हमें तो नहीं लगता है। अगर ये भी 2 करोड़ लोग अगर इस देश से बाहर जाएंगे तो हमारे लोगों, जो यहाँ हिंदुस्तानी लोग हैं, उनको तो राहत मिलेगी भाई। सब कुछ देना पड़ता है। वो उसमें से कितने ऐसे होंगे जो 80 करोड़ की संख्या में आते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि उसमें से 100% वो ऐसे लोग होंगे जो देश का फ्री का जो अनाज मिल रहा है वो ले रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि उनकी दादागिरी और होती है। इन्होंने बोला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि नेता कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा दोषी हैं। भैया, नेता तो दोषी हैं ही, लेकिन अधिकारी भी दोषी हैं। और ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या किया जो इसमें संलिप्त हो, वो किसी भी पार्टी के हों, राजनीति के किसी भी पार्टी के हों, उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लो कि कोई भी नेता ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे, उसके बारे में पता करवाए अपने लोगों से कि हम जिसके लिए सत्यापित कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या वास्तव में हमारे देश का है कि नहीं। भाई, कानून में ढिलाई है। ठीक है, देखिए, कानून में इतना ढिलाई है कि आप मर्डर करते हैं उससे पहले आपको उससे बचाने का कार्यक्रम बना दिया जाता है, प्लान तैयार होता है कि भाई आप ये मर्डर करने के बाद हम कैसे बचेंगे। तो इस देश में इस तरीके के अगर कानून हैं तो उस देश की फिर स्थिति क्या होगी। सब कुछ धीमे धीमे आज की दुनिया के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। शिव कुमार साहब, नहीं ठीक है, शिव कुमार साहब आप वो बात बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के बारे में यह आरोप लगता है कि भाई आप लोग जब आए सत्ता में 2012 में उत्तर प्रदेश में, तब आपने इस अभियान को जो गति थी उसकी गति धीमी कर दी। ऐसे में ये इन्फिल्ट्रेटर्स का मुद्दा खूब चलता है, लेकिन आपको लगता है कि जो कोर इसके पीछे वजह है उस वजह को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, और अगर ऐसी कोई वजह एग्जिस्ट करती है तो फिर उपाय क्या है शिव कुमार साहब? नहीं, उपाय तो है ना। अरे सरकार सर्वोपरि होती है भाई। हाँ। सरकार के पास हर चीज है। आज तो इतना मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है कि हर चीज। अभी ये कैसे मालूम था कि यही एयरवेज है पाकिस्तान का? आप सोचिए, हमने पाकिस्तान के एयरवेज उड़ा दिए, तो वहां पे मिसाइलें हमने दाग दी, ये टेक्नोलॉजी के कारण हुआ ना। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है। ठीक है, इसी बात को हम आगे स्ट्रेच करेंगे। मैथिल साहब, शिव कुमार साहब ने एक पॉइंट तो उठाया है कि भाई मानने वाली भी बात है कि हर ठीकरा स्टेट्स के ऊपर ही क्यों फोड़ा जाए। बॉर्डर तो सेंटर के अधीन आती है, वहां पर तो सेंट्रल एजेंसीज डिप्लॉयड होती हैं। ऐसे में वहां से इन्फिल्ट्रेशन को क्यों नहीं रोका जा सकता है? क्या परेशानी है? देखिए कुमार जी, बहुत अच्छा लगा मुझे समाजवादी पार्टी के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनते हुए। कहते हैं ना कि रह रहे के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े खुले। यही लोग जो कि इस प्रकार के इन्फिल्ट्रेटर के लिए जिम्मेदार हैं, यही लोग जो इनको पोसते हैं पालते हैं, आज वही कह रहे हैं कि तैयार हैं हम भी आपका साथ देने के लिए। जिस समय में 2012 में इनकी सत्ता आई थी, उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से बिल्कुल बंद कर दिया था ऑपरेशन क्लीन को, और कोशिश की थी कि जितना हो उतना ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपना वोट बैंक मजबूत किया जाए, आज वो यहाँ बोल रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे। इन्होंने कहा पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया वो किया। अरे भैया, आपके पापों को क्यों नहीं गिना जाएगा? आपके पापों को क्यों नहीं गिना जाएगा जो आपकी सत्ता में रहते हुए किए? मैथिल साहब, पाप धोने के लिए अब सारी उम्मीदें आप ही की ओर टिकी हुई हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जो इन्होंने कहा कि बॉर्डर्स तो सरकार के पास में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सरकार के हाथ में होते हैं। और यही कारण था कि बीएसएफ का दायरा 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया। और जब बीएसएफ का दायरा बॉर्डर इलाकों में 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया, उसके बाद जिस प्रकार का विरोध, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो आपका टीएमसी हो, और चाहे वो अन्य पार्टियां हो, जो कि मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के बेस पर ही चलती हैं जी, वो विरोध कर रही। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि बंगाल में एक ऐसा पैच है 24 परगना के आसपास में और बागडोगरा के आसपास में, जहां पर की
स्टेट गवर्नमेंट लगातार परमिशन नहीं दे रही है बाढ़ लगाने के लिए, जमीन नहीं दे रही है बीएसएफ को। आप सोचिए, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने जमीन देने से मना किया है, परमिशन पेंडिंग है, 1001% परमिशन पेंडिंग है। और ये वो हिस्सा है जहां पर की बाढ़ नहीं लगी, और बाढ़ ना लगने के कारण कई बार मैं ये कहूँ, जैसे कि कश्मीर में भी हमने सुरंगें पकड़ी, इसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये जो इंफर्टेशन का है, वो टीएमसी के लोग करवाते हैं बंगाल में। 5,000, 7,000, 10,000 रुपए लेके उनको बुला लेते हैं, और उसके बाद उसका जो है नकली कागज तैयार करवाते हैं और उनको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। मैं आपको बताऊं कुमार जी, जो सरकार आगे निर्णय लेगी, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि हमें जानकारी मिली है, जैसे कि जो 15 साल पहले तक के आधार कार्ड बने, 20 साल पहले तक के आधार कार्ड बने, उन आधार कार्डों में कितने आधार कार्ड ऐसे हैं जो कि किसी भी निर्वाचित सदस्य के रिकमेंडेशन पे बने हैं। साथ ही साथ जो वोटर आईडी कार्ड बने हैं उनकी भी वेरिफिकेशन होगी 15 साल पुराने। समझ गया मैं। और एक और हाँ बोलिए। उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये लोग आधार कार्ड बनने का हिस्सा कहाँ है। ज्यादातर आधार कार्ड जो बने हैं वो बंगाल से बन के आते हैं यहाँ पर। आधार कार्ड आप पूरे देश में कहीं भी बनवा सकते हैं, वो बनवाने के बाद आप किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, वहाँ पे ये नहीं लिखा आप आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करा। अच्छा मैथिल साहब, अब तो खैर वैसे भी विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्य बहुत कम है हमारे देश में, बंगाल को एक एक्सेप्शन मान के छोड़ दे, आसाम से आप संतुष्ट हैं? आसाम में जब से भाजपा की सरकार आई है वहाँ इंपोर्टेशन बहुत कम हो गया है, ठीक, ये मैं आपको बता दूं। ठीक। और जो मुस्लिम जिले हैं वहाँ के जहाँ पे यूडीएफ रूल कर रहा है, उन क्षेत्रों के अंदर जो आधार कार्ड बन रहे हैं उनका भी एक संदेह की परिधि में आते हैं, और इस प्रकार की वेरिफिकेशन हमारी एजेंसियां कर रही हैं। मैं समझ गया, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप आप कदम उठा रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। शिव कुमार साहब, एक आरोप आपके ऊपर यह भी लग रहा है कि भाई आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। बंगाल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, चलिए ठीक है, आप जहां पर स्टेट्स में आपकी सरकार है, खासकर वह जो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वहां पर आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, कोई फैसला केंद्र सरकार लेती है तो आप उसका विरोध करते हैं। ऐसे में वह यह भी आरोप लगा रहे हैं, कहने का आशय है कि कथनी कुछ करनी कुछ। नहीं, अगर स्टेट गवर्नमेंट रोकती है तो आप सेंटर क्या करता है भाई? सेंटर अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके बॉर्डर तो अपना सिक्योर कर सकता है ना, वो क्यों नहीं करते हो? हमने तो टीवी चैनल के माध्यम से ही देखा है कि ऐसे बॉर्डर पे ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक मकान है, उसका आधा कमरा बांग्लादेश में आता है, आधा हिंदुस्तान में आता है, तो उसको खत्म करो ना, उसको वहाँ बाउंड्री बनाओ अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ऐसी तो वहाँ आप भी भाई क्या कर पाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चैनल के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से देखा गया है कि लोग नदियों को क्रॉस करके आ जाते हैं, बोट से आ जाते हैं। तो दिक्कतें देश के सामने है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस दिक्कत को सिर्फ आप ये बोल के भागना चाहोगे या बचना चाहोगे कि नहीं ये ऐसा करता है इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, ये तो नहीं चलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि कांग्रेस की कुछ ऐसी नीतियों के कारण आज इस देश की परिस्थिति ये है। अगर सरदार पटेल जी की चलती तो आज ये देश अलग स्थिति में होता, लेकिन कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, जिन्हें जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाया गया है, उनकी नीतियां जिसके कारण चाइना का हिस्सा, आज हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा चाइना के पास चला गया। आप विचार करिए कि कैलाश पर्वत जो हमारे आस्था का केंद्र है, वो आज हमें परमिशन लेके जाना पड़ता है। लेकिन तुम 14 साल से 11 साल से क्या कर रहे हो भाई? तुमने यहाँ आके क्या किया? आपने तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे ना, वो सपनों का क्या किया? मतलब शिव कुमार साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि घुसपैठ जितनी बड़ी समस्या है उससे ज्यादा संजीदा सिर्फ राजनीति हो रही है, माने अर्नेस्ट एफर्ट नहीं हो रहा है क्या? भाई मैं इस बात को मानता हूं कि लोगों ने आप पर भरोसा करके आपको वोट दिया, हाँ, तो उस वोट का कुछ तो मान सम्मान रखो ना। ठीक है। वो सम्मान अगर नहीं रखोगे तो फिर आप में और कांग्रेस में अंतर क्या बचेगा?
आज वही काम कांग्रेस का हर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। आप देखिए इंदिरा गांधी डायरेक्ट 376 का उपयोग 356 का उपयोग करती थी सरकार को बर्खास्त करने के लिए, देखा ना। जब मन आया तब कांग्रेस ने ऐसे ऐसे लोगों को जज बना दिया, एमपी बना दिया, जो 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 नियम को ताक पे रख के। वही सेम काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती है, कैसे? तोड़ के। उन्होंने कहा कांग्रेस के इतने एमपी हैं या इतने एमएलए हैं, उन्होंने कहा चलो इनका ग्रुप तोड़ो और इनको सपोर्ट बाहर ला के एक अलग पार्टी बनवाओ और उसके बाद सपोर्ट कराओ। ठीक भाई ये भी तो वही काम है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब आपकी भी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा। ठीक है, अगर अंतर है तो आप उसको दिखाओ। चलिए ऑपरेशन क्लीन। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी, अरे भैया हम बीजेपी के कई नेताओं को, जो नेता हैं संवैधानिक पद पे बैठे, उनके लेटर पैड बताऊं कि उनने रिकमेंड किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी हो या एक ही व्यक्ति हो। समझ गया मैं। नेता की भी उतनी गलती नहीं ठीक है, मैं इस समझ बात गया को शिव मानता कुमार हूं। साहब। ऑपरेशन लेकिन क्लीन को योगी सरकार ने लॉन्च जो किया है, रीलॉन्च समझिए या कंटिन्यू समझिए, बस संजीदगी से उसे अंजाम तक पहुंचाने की भी जरूरत है। आप भी उसके पक्ष में हैं, मैथिल साहब भी उसके पक्ष में हैं। जितनी संजीदगी से राजनीति हो रही है उतनी संजीदगी से इस कार्य को किया भी जाए, यही उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का अपना वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी है, एक बड़ी समस्या तो है भारतवर्ष में, लेकिन इस बड़ी समस्या से बड़े डिसीजन के साथ निपटने के लिए भी एक ज़रूरी कदम, ठोस कदम, निर्णायक कदम उठाना होगा ताकि यह समस्या वंस एंड फॉर ऑल समाप्त हो सके। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।